क्या पढ़े थे? पेन ऑन करो ये। लास्ट टॉपिक ट्यूनिंग पढ़े थे ना हम लोग। चलिए क्वेश्चन करेंगे लास्ट जो भी पढ़ा था हमने फॉर्मूला बैंडविड्थ का, क्वालिटी फैक्टर का, कुछ क्वेश्चन एवरेज पावर का भी होगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड रुकना। पहले लिखो एक एवरेज पावर का क्वेश्चन लिखो। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट, बात बंद कर लो और लिखो, फॉर 220 वोल्ट सप्लाई। क्वेश्चन में दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, निकालना है हमें। दूसरा द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, ठीक है। और तीसरा द RMS करेंट थ्रू द बल्ब, द RMS करेंट थ्रू द बल्ब, ठीक है। दो क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, निकालिए। सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में दे रहा हूँ जो थोड़ा सा आया हुआ क्वेश्चन, कहाँ गया वो। जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ। आया? मिला आंसर भाई। क्वेश्चन में पहले रेजिस्टेंस निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखो क्या क्या दिया है, बात बंद कर लो और सॉल्व करो।
पहला आपको साफ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में जो पहले चीज़ गिवन है रेटेड है, ये पावर है, पावर हो गया। फिर यहाँ से ये हमें 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो सर ये VRMS हो गया, हो गया। और भी कुछ है? बस ये, हाँ फाई से क्या मतलब है? हम देखो थोड़ा ध्यान से, पावर का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है क्या? तो याद होगा तब तो निकलेगा। पावर का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे क्या रखेंगे? RMS रख दो, RMS वैल्यू। पावर दिया है, हाँ कितने वाट का? 100। रेजिस्टेंस निकालना है, VRMS कितना है? 220 का स्क्वायर कर दो, अपॉन में क्या है? R इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, सॉल्व कर दो, मिल गया। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आएगा? हाँ यही आएगा, रेजिस्टेंस है, ओम लिख देंगे। दूसरा क्या बोला है? द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो सर ये जो है VRMS है, और VRMS होता है V0/√2। तो ये हो गया 220 अपॉन में √2 कर दीजिए। यहाँ से हमें हमें V0 चाहिए ना, तो V0 इज इक्वल टू VRMS इंटू में √2 हो जाएगा। तो VRMS है 220 इंटू में 1.414, या बस इतना ही रहने दो। V0 √2 की वैल्यू रख दिया। 1 0 से पॉइंट इधर हो जाएगा, तो 22 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 में ही कर लो या 14.1 में कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ से V0 हो गया। तीसरा क्या बोला है? RMS करेंट। तो सर V मिल गया है, VRMS तो दिया ही है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IRMS इंटू में R, क्या यही होता है? हमें VRMS पता है, R पता है, क्या IRMS निकल जाएगा? देन IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन में R। VRMS की वैल्यू कितनी गिवन है? 220, और R कितना निकाला है? 484, यही है ना? सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा। वो तो कट जाएगा, अभी 22 से ही मल्टीप्लाई होने पे आया है, तो जाहिर सी बात है कैंसिल आउट हो जाएगा, काट पीट लेना। क्वेश्चन एक और, बोले? लिखिएगा। अभी पावर से रिलेटेड वाले क्वेश्चन ही है ज़्यादा, अभी करा रहे हैं वो, उसमें बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी, उस पर न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला छोटा छोटा है, तो क्वेश्चन में बस डेरिवेशन उसका बड़ा था क्योंकि वो बोर्ड में आता है। ठीक है, तो आपको उस पर न्यूमेरिकल बहुत बड़ा बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे से दो फॉर्मूले हैं, एक R/L और एक आपने देखा था 1/R√L/C। ठीक है, वही दो फार्मूले थे हमारे पास क्वालिटी फैक्टर के लिए। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। A virtual current of a 4 ampere is a flow in a coil when it is connected in a circuit of a frequency 50 Hz। ठीक है, power consumed in a coil is 240 watt, 240 वाट है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। Calculate the inductance of the coil if the virtual potential difference across it
100 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, बताइए आंसर। जल्दी, हमें कैलकुलेट करना है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, एल की वैल्यू निकालनी है। बताइए क्या क्या दिया है, पहले लिख लो फॉर्मूला, तभी समझ में आएगा कौन सा लगेगा। सारी वैल्यू लिख लीजिए जो जो क्वेश्चन में गिवन है। जब भी हमसे बोलता है कि वर्चुअल है तो हम उसको इफेक्टिव मान ले रहे हैं कि यही है हमारा क्या सप्लाई। अरे वर्चुअल का मतलब वही फ्लो कर रहा है, उसने बोल दिया कि सर्किट में लग रहा है, हमें फील हो रहा है, इमेजिन कर रहे हैं कि इतना करंट जा रहा है, मतलब वही आरएमएस है, वही इफेक्टिव है। सॉल्व करो, अब सारी वैल्यू बता दिया है क्वेश्चन में लिख के, जल्दी से एल की वैल्यू निकाल के बताइए। आया? फॉर्मूला पहले तो समझो क्वेश्चन में भाई मेरे क्या क्या दिया है। अब मैं आई लिख रहा हूँ, समझ जाना ये आरएमएस है, 4 एम्पियर दिया है। ठीक है, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी दे गई 50 हर्ट्स। ठीक है, पावर कंज्यूम इन अ कॉइल, सर पावर जो एवरेज उसने कंज्यूम किया वो 240 वाट है। एसी सोर्स है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होता तो डीसी होता, सिंपल सी बात है, एसी सोर्स है। ठीक है, तो उसके बाद से इफ़ द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमें निकालना है। ठीक है सर, एल निकालना है। इफ़ द वर्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सर वी आर एम एस भी दे रखा है, कितने का, 100 का। तो सर पावर पता है, आई पता है, तो पहले आर निकालिए। आइए, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर होगा। अरे होगा, पावर कितना है 240, आई की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 इंटू 4 इंटू में आर, 4 से 6 बार में, 4 से 15 बार में। देन रेजिस्टेंस कितने ओम का आ गया, 15 ओम का। मिल गया रेजिस्टेंस। सर इससे अभी क्या फ़ायदा होगा, आगे समझ में आएगा, क्योंकि मुझे जेड तक जाना पड़ेगा, एल चाहिए ना। और ध्यान से देखो, ये इंडक्टेंस किसी कॉइल में जुड़ा है तो प्योर इंडक्टिव नहीं है, रेजिस्टेंस के साथ होगा, रेजिस्टेंस के साथ आया होगा, तो आर की ज़रूरत थी हमें। अब हमें चाहिए जेड, तो सर जेड ही निकाल लेते हैं पहले। आइए सर, जेड कैसे निकलेगा, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड लिखा जा सकता है। तो जेड इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। भी कितना है सर 100, और आई कितना है 4, कितना आ जाएगा 25। सर जेड भी मिल गया। अब बताइए, इंडक्टिव और रजिस्टिव वाले सर्किट में जेड इज इक्वल टू क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर या ओमेगा एल स्क्वायर होता है क्या, यही होता है ना। यहीं से एल निकलेगा, और कोई क्या चाह रहा है तुम्हारे पास, एल निकालने का कोई और चाह रहा है नहीं। हम यहाँ से जेड की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, ओमेगा पता है, तो एल निकाल नहीं लेंगे। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको इधर भेज दो। देन जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को लेते आओ नीचे, यहाँ हो गया एल स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, क्या ये रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से ये हट गया, बस रख दो वैल्यू। बताओ जेड की वैल्यू कितनी निकाल ली है आपने, 25 का स्क्वायर क्या 625 होगा, और आर कितना निकाला है 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और ओमेगा पाई के टर्म में ही रहने दो 2 पाई एफ, तो क्या 100 लिख सकते हैं क्या,
अरे देखो f की वैल्यू कितनी है 50, तो 2 में 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या 100 हो जाएगा, देन 100 पाई। अब सॉल्व करो, 625 से 225 जाएगा तो 400 मतलब क्या 20, और नीचे क्या 100 पाई होगा, देन l 0 से 0 कट गया, 1/5 पाई इज द आंसर। यही आ रहा है इंडक्टेंस 1/5 पाई। पावर का बस क्वेश्चन है देखो, इसीलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं पावर एवरेज पावर तो पढ़ा दिया था, क्वेश्चन नहीं कराया था ज़्यादा। ये रिलेशन जब तक नहीं पता होगा, ये मतलब इसी क्लास में 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा है, जब आपने पावर पढ़ा था तो आपको याद होगा P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। यही 3 रिलेशन है जो पावर के साथ चलेंगे, बस यहाँ पे RMS 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 यूज होगा। क्या कह रहे हो, सीरीज है, याद करो जब बताए थे तो लिखवा के दिए थे कि इस सीरीज में ये यूज होता है, पैरेलल में ये यूज होता है, लिखे थे, तो ये यूज करेंगे ना। LCR और LR जितने भी सर्किट हैं वो सीरीज है। दिमाग में पुरानी चीज़ें रिकॉल करो भाई कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है हमारा। V²/R से क्यों यूज करेंगे, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, सीरीज में करंट सेम चलता है तो पावर दोनों के लिए तो सेम डिलीवर होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे इंडक्टेंस हो, तो हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा बिकॉज सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफर कर जाता है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, पढ़ो घर पे जाके, नहीं तो अभी तो मैं ये दे रहा हूँ क्वेश्चन, पेपर में जब आएगा ना तो सब एकदम दिमाग के साथ साथ पूरा शरीर भी हिलेगा, शरीर में जो भी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन है, ये भी है अभी रिसेंटली आया हुआ, अ सर्किट, ऑप्शन देता हूँ इसका, अ सर्किट ड्रॉ अ पावर ऑफ अ 550 watt from a source of 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जल्दी करिए, साथ में लिखते रहिए। द पावर फैक्टर दे दिया, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0.8, ध्यान से देखना 0.8 दिया है पावर फैक्टर। ठीक है सर, क्या है 0.8, ठीक है। द करेंट इन अ सर्किट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, बस यहाँ से एक चीज़ हमें मिल गया लिंक, द करेंट इन अ सर्किट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज से पीछे रह जा रहा है। सो इसमें हमसे, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, चलो इस क्वेश्चन में मैं हटा देता हूँ, इफ पावर फैक्टर इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, इफ पावर फैक्टर इज यूनिटी देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, ऑप्शन लिखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और दिया है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 1/27 पाई इंटू 10⁻⁻² फेरेड, पाई में आ रहा है आंसर 1/40 पाई इंटू 10⁻⁻² फेरेड, 1/42 पाई इंटू 10⁻⁻² फेरेड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है लास्ट।
क्या दिया है, एक चीज़ और बोल रहे थे, थोड़ी उसकी भी बात कर लीजिए। बात बंद कर लीजिए सब लोग। कर लोगे बिना उसके ही, चलो करो। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो क्या क्या दिया है और सॉल्व करने की कोशिश करो। ऑप्शन है तो मे भी आंसर आ सकता है। आंसर चाहिए मुझे। सॉल्व करिए। हमें यहाँ पे सी कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, कैपेसिटेंस। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। पहले तो आपको समझना है कि कैसा सर्किट है, करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, फिर लास्ट में बोल दिया पावर इज़ यूनिटी। कई कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। कर लोगे भाई, करें, हो जाएगा। चलो देखो, ये भी देखो, बस देखो तुम, करेंगे हम ही। चलो सुनिए, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ सर्किट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पावर, पी दिया है सर 550 वॉट, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ अ 200, सर भी RMS दिया है कितना 220। अब बात बंद कर लो, और या तो बोलो और नहीं तो मुंह बंद करके बैठे रहो, सुनो ध्यान से। 50 हर्ट्स। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, मतलब सर ये cos फाई दिया है, ठीक है 0.8। cos दिया है ना, तो मैं साइन निकाल सकता हूँ, क्यों, निकल जाएगा ना। द करेंट इन अ सर्किट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, किसमें करंट लैग करता है, बस यही समझना है। बताओ भाई कौन सा सर्किट है। अच्छा, RC में करंट लैग करेगा। यहाँ करंट चलता है और वोल्टेज यहाँ चलता है, तो ये कौन सा वाला वोल्टेज है, VL। और एक सर्किट बना था I, यहाँ चलता है R वाले के साथ VR होता है हमेशा, और इसमें चलता है VC। किस में करंट लैग कर रहा है, ऊपर वाले में। भाई वोल्टेज आगे निकल गया है, करंट पीछे रह गया, करंट लैग कर रहा है। एक्सेल वाली सर्किट है, मतलब इंडक्टिव सर्किट है। R और L सर्किट है, RL। पहले ध्यान से समझे नहीं रहे हो, हम तुमको वहाँ लिखवा दिया हूँ या बता दिया हूँ कि वोल्टेज लीड करता है। तो भाई वोल्टेज लीड करता है तो कौन लैग करेगा, तो जाहिर सी बात है करंट लैग करेगा। तो सर्किट पहले RL सर्किट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बोला द करंट इन अ सर्किट लैग बिहाइंड द वोल्टेज, तो सर्किट RL है, ये तो समझ में आ गया। बट कहीं R दिया है क्वेश्चन में, नहीं, L भी नहीं दिया है, मुद्दा तो फंसेगा। तो ठीक है, हम R और L पहले इन्हीं का पता लगाएंगे, और नहीं L तो कम से कम XL को तो पता लगाना ही पड़ेगा।
अगर नहीं एल तो एक्सएल तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको रोक दो, ये अगला कॉन्सेप्ट बोला कि अगर पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है तो कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटर का, ये अलग क्वेश्चन है। उसने एक कंडीशन दे दिया, तो पहले यहाँ से आर और एक्सएल दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सर आर तो निकल जाएगा, कैसे सर, सीरीज में जुड़ा होगा, पी पता है, भी आरएमएस पता है, पता है। अब एक चीज़ देखो, सर्किट में करंट कहीं दिया है नहीं, तो हम क्या करें, कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम फार्मूला लगा के भी से निकाल सकते हैं। फिर चले गए वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का अलग पार्ट है, इसमें कैपेसिटेंस की बात कर रहा है वो अभी रुको, तुमको समझा रहे हैं, पहले तुम थोड़ा ध्यान से सुनो क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोला आप एक बार समझ नहीं पा रहे हो भाई। 550 वॉट है तो पहले क्या रहा होगा रेजिस्टेंस और एक्सल पता, ये अलग क्वेश्चन है। उसने बोला पावर फैक्टर इज यूनिटी, इसी में पावर को एक कर दिया गया, पावर फैक्टर को एक कर दिया गया, मतलब ये सर बस इसलिए दिया है बिकॉज दिस इज द रेजोनेंस, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के लिए दिया है, और वहीं से एल निकलेगा या सी निकलेगा, जो भी निकालना है। तो एक्सएल जब यहाँ निकाल लोगे तभी ना यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू। अरे भाई एक्सएल यहाँ से निकालोगे तभी तो यहाँ पे रखा जाएगा, और जब यहाँ पे रखा जाएगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो एक्सी की वैल्यू कितनी होती है 1/ओमेगा सी। ओमेगा क्या इधर चला जाएगा तो क्या हमें मिल जाएगा 1/c, और 1/c मिल गया तो क्या सी नहीं मिल जाएगा। तो पहले एक्सएल निकालो, यही एक्सएल निकालना है। अब इतना दिए हैं, बताओ क्या निकल जाएगा। सर P दिया है, V दिया है, R मिल जाएगा, मिल जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा अगर नहीं भी पता चल रहा है तो पहले तुम I को निकालने का वो करो, I में भी हो सकता है आपसे निकल जाए, I निकल सकता है, कैसे निकलेगा सर। I के लिए तो R की ज़रूरत पड़ेगी, R भी नहीं पता है, ना ही Z पता है हमें। तो एक काम करो, पहले P और V की मदद से कुछ न कुछ एक वैल्यू निकालो, या तो P इज इक्वल टू V इंटू आई लगा लो, और इसी फॉर्मूले से पहले क्या निकाल लो I। P दिया है, V दिया है, तो क्या I नहीं निकल जाएगा। निकालो I पहले, जल्दी निकालो, एक एक स्टेप चलते चलो। पहले तुम जैसे कर सकते हो वैसे करो, अब बस हिंट दे दिए हैं आपको। R और एक्सएल निकालना है, R और एक्सएल कोशिश करो कैसे निकलेगा। आप दुनिया भर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कुछ तो निकाल के दिखाओ। हाँ ठीक है, अगर आपका इतना आ रहा है I, तो आपको भी पता चल गया है, I पता चल गया है, और P पता चल गया है, सीरीज में जुड़े होंगे, तो आप सिंपल सी बात है क्या निकाल लीजिए, R निकाल लीजिए। अभी मैंने बोला P इज इक्वल टू, फिर एक फॉर्मूला लग सकता है क्या, I स्क्वायर इंटू में R। तो सर R इज इक्वल टू P अपॉन क्या हो जाएगा I स्क्वायर, यहाँ से R निकालो, क्या R, ठीक है R88 आ रहा है भाई। अब बताओ R मिल गया है, एक्सेल सर कैसे निकलेगा, निकल जाएगा, ये भी चाह रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या, देखिए थोड़ा ध्यान से। अच्छा ये cos फाई नहीं है, क्या हुआ, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, अच्छा cos फाई है, ठीक है ठीक है cos फाई। तो सर इससे मुद्दा फंस गया। cos फाई से अभी मैंने बोला कि मुझे पता है एक फॉर्मूला, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर, होता है क्या, होता है। अगर tan फाई में पता लगा लूँ, R में अभी बोला हूँ कि 88 आया है, किसी ने बोला है, क्या एक्सेल निकल जाएगा, निकलेगा सर। अब मुद्दा ये है कि cos फाई 0.8 है तो tan फाई कैसे निकलेगा। तो भाई मेरे tan फाई क्या होता है, sin फाई अपॉन cos फाई। अब सर sin फाई क्या होगा, cos पता है तो sin कैसे निकालेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देन cos, हमें sin चाहिए ना, देन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस। तो सर क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसको किस में डाल दूँ, रूट में, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है cos फाई, रख दीजिए ऊपर 1 माइनस 0.8, क्या 0.64 हो जाएगा।
और 1 माइनस 0.64 करोगे तो एक में से 64 जाएगा, तो क्या 0.36 बचेगा? 36। अरे भाई बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। तो क्या 0.36 रूट में है, अपॉन में नीचे क्या चल रहा है, cos फाई, और cos फाई की वैल्यू कितनी है? 0.8। सर ऊपर हो गया कितना? 6, और नीचे कितना हो गया? 8। अरे पॉइंट से पॉइंट दोनों में कटेंगे, जीरो लगा लो यहाँ, कोई मुद्दा थोड़े है, यहाँ का भी पॉइंट हट जाएगा, ये तो बाहर निकलेगा तो 0.6 होगा ना। देखो बाहर निकलेगा तो 0.6 और ये 0.8, तो सर पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गए। 3 बाई कितना आया? 4। किसकी वैल्यू? tan फाई। अब बताओ tan फाई की वैल्यू कितनी है? 3 बाई एक्सेल अपॉन आर। अभी बोल रहे थे तुम 88 आया है, अब पता ना आया है कि नहीं, आप चेक आ रहा है। देन एक्सेल इज इक्वल टू, सॉल्व कर दीजिए, 4 से कितनी बार में? 22। 22 से ये कितनी बार में मल्टीप्लाई होगा? तो 66 आया। अब देखिए आंसर मैच करना है भाई मुझे, आप बोले उसी हिसाब से मैं सॉल्व किया हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हूँ। 88 आप निकाल के मुझे दिए हो, गलत होगा तो उसके जिम्मेदार आप होगे। कितना आ गया एक्सेल ये। अब क्वेश्चन के अगले पार्ट में चलते हैं। उसने बोला है कि अगर पावर फैक्टर यूनिटी हो जाता है तो कैपेसिटेंस कितना होगा कैपेसिटर का? तो सर पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब होता है कि सर्किट कैसा बन गया होगा? रेजोनेंस। और रेजोनेंस में सर एक्सेल किसके इक्वल होता है? एक्सी। सर एक्सेल अभी हमने निकाला है, कितना आया है? 66 इज इक्वल टू 1/2, अरे ओमेगा सी लिख लेते हैं चलो पहले। 66 सर यहाँ ओमेगा की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? 2 पाई एफ इंटू में सी। एफ सर दिया है क्वेश्चन में कितना? 50। तो क्या ये 100 हो जाएगा? होगा 100 पाई। सर पाई में आंसर आ रहा है, ये कहाँ चला जाएगा? इसको भेज दो। चलो अभी डरो मत, हो सकता है ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं हो सकता है आपने गलत किया उसमें, हम चेक करते हैं अभी। 1/c काट दो पहले, किससे कटेगा? बच जा रहा है, 40 नहीं आएगा, 27 40 भी नहीं आ रहा है, पूरा परफेक्ट कट ही नहीं रहा है ना। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो सी को इधर भेज दो और यहाँ पे लिख दो 66 और ये 100 इंटू पाई, यही होगा ना। कुछ ऐसा तो आंसर दिख ही नहीं रहा है। 10 का पावर -2 तो दिख रहा है, मगर बस बचा है 40 27 42 नॉट डिफाइंड। चेक तो कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड भी है, नहीं नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, तीसरा है ऑप्शन, तो गलत कहाँ किए हो? 1/42 पाई इंटू 10 टू दी पावर, चलो हम बताते हैं, कोशिश करते हैं। आर की वैल्यू ही गलत निकाले होगे, मैं श्योर हूँ। देखो इतना भी रहने दो, अब तो सब मिटाना पड़ेगा भाई। एक्सेल में तो नहीं गड़बड़ी होगी ना, ये वाला टर्म तो कहीं, अच्छा नहीं आर का यूज है, अच्छा तो इसमें तो गड़बड़ी 10 फाई तक तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना। ये तो मैं अपने क्वेश्चन से ही किया हूँ जो क्वेश्चन में दिया है। सुनिएगा भाई, सर पी एवरेज कितना होता है? बोलो, लिख दें। पी एवरेज दिया है, हाँ सर। आई आर एम एस दिया है, बी आर एम एस, कॉस फाई 8/10 लिख दूं, कट जाएगा ना। सर एक काम करिए, 11 से काट दीजिए और ये 50 हो जाएगा, और 2 से 50 कितनी बार में? 25 बार में। तो आई आर एम एस कितना आ गया?
सर ऊपर बचा है 25 और नीचे क्या आएंगे 8। क्या IRMS मिल गया। अब आइए V इज इक्वल पावर के टर्म में आइए P इज इक्वल टू V इंटू भी, हम V ना लगा के I लगाते हैं। I P इज इक्वल टू, जैसे हमने भी बोला ना पावर के टर्म से अब हमने करंट निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सर P इज इक्वल टू I स्क्वायर बाई, हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे, I स्क्वायर इंटू आर वाला लगाएं क्योंकि सीरीज है ना। तो R इज इक्वल टू P अपॉन कितना हो जाएगा, यही होगा। रखो P की वैल्यू कितनी दी है 550 अपॉन में I की वैल्यू 25 8 25 8। बात नहीं भाई, ध्यान से सुनो, 8 और 8 भेज दे कहाँ, ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब काटिए इसको थोड़ा, 5 से सर ये चला जाएगा, 5 से सर ये चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ 5 से इसको भी फिर काट दीजिए और 5 से काट दीजिए, कट जाएगा क्या, अरे 2 होगा ना, ठीक है। अब ये 22 है और ऊपर है 64। अब तो नीचे कटना वाला, कटेगा नहीं कुछ, तो पहले 22 का 64 में मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे कितना आ रहा है, नीचे तो 25 है, फ्रैक्शन में ही आ रहा है यार, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बाईस का 64 में 1408 और डिवाइडेड बाई 25, 56 पॉइंट समथिंग जा रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, सब सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। R की ज़रूरत हमें पड़ेगी, अभी पड़ेगी। चलिए ये मिला है R, मिल गया। अब सुनिए, tan phi हमने निकाल लिया था, tan phi हमने जब निकाल लिया था तो हमें अब क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला, सर tan phi इज इक्वल टू XL बाई R। tan phi की वैल्यू कितनी है, बोलो 3/4। XL की वैल्यू निकालनी है और सर R की वैल्यू कितनी आपने लिखी है 22, 64 और 25 को कहाँ भेज दें, ऊपर। सर इसको इधर भेज दीजिए, 3 इंटू 22 इंटू 64 अपॉन 4 इंटू में कितना हो जाएगा 25। थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करो, एक्सेल की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, यहाँ सॉल्व करो, कुछ कटेगा पीटेगा तो काट दो, 2 से कटेगा, 4 से 64 कट जाएगा, काट के देखो, अप्रॉक्स में बताओ कितना आ रहा है। 64 22 1408 आया था, 1408 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1408 का 3 में 42 24 आएगा और 42 24 को, ठीक है आ गया, ये तो सिंपल है, 42 24 आया अपॉन में 100, मतलब सर 42.2 समथिंग जाएगा। मैं अप्रॉक्स में एक्सेल को क्या मान लूँ, बस मैं इसलिए माना हूँ क्योंकि मेरे आंसर में यहाँ देखो 42 दिख रहा है, बस हो गया ख़त्म ही, 42 एक्सेल की वैल्यू है अप्रॉक्स में। अब बताइए एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी करेंगे तो क्या यहाँ 42 रखेंगे, यहाँ पे 42 होगा और ये 42 और ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, ये आंसर। ठीक है, जेई का क्वेश्चन है तो इतना तो रहेगा। चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, अब क्या
सब हो ही गए हैं, बस अभी एनर्जी बताना है, 10 मिनट का खेल है, ख़त्म हो जाएगा। लिखे भाई क्वेश्चन, लिखिएगा। जो पहले किया था वो थोड़ा करेक्ट कर लेना, सब सही है। मैं पहले देखो क्या किया हूँ, जितनी भी चीज़ें गिवन है ना, उन चीज़ों से पहले एवरेज पावर के हेल्प से लेके मैं आई निकाला हूँ। आई मिल गया है तो मुझे पता है कि सीरीज में है तो आर ये वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा, आर मिल गया है। मैं कॉस फाई की मदद से मैं निकाल दिया हूँ क्या, टेन फाई। जब मुझे टेन फाई मिल गया तो मुझे पता है आर और एल सर्किट है, तो टेन फाई एक्सएल बाई आर होगा। यहाँ से मैं निकाल दिया हूँ एक्सएल। क्वेश्चन के लास्ट स्टेप में दिया था कि पावर फैक्टर यूनिटी है, मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो एक्सएल एक्सी के इक्वल होगा। यहाँ से हम सी निकाल देंगे जो कि ये है। ये क्वेश्चन बोर्ड का है जो लिखने जा रहा हूँ, करिएगा। अ सीरीज LCR circuit is made by taking R is equal to 100 ohm, L is equal to 2 by 5 Henry and C is equal to 100 upon pi microfarad है। The series combination connected, this series combination connected 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है भाई, पहला द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, दूसरा पीक करेंट, पीक करेंट, तीसरा कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट and compare this value with one at it resonant frequency। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कंपेयर भी करना है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कितनी है, करिए, सब निकाल लेंगे तो बहुत आसान है। तीसरा वाला ही है जो है, पहला दूसरा तो निकल जाएगा, जल्दी निकालो। जल्दी करो, टाइम नहीं।
आया, मिला पहला दूसरा, कुछ मतलब ही नहीं है। पता न क्या नहीं समझ में आ रहा है। अरे पहला दूसरे का आंसर तो बता दो भाई, मेरे पहले का बता दो। निकाल रहे हो, निकालो, कल तक निकालो, बैठे हम। किसी का आंसर आया? किसी भी भाई का आंसर आया है? नहीं। देखो, एल, सी और आर तो दिया है, भी आर एम एस दिया है और एफ दिया है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सब इतने ही छोटे में दिया है, साफ दिख रहा है। एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है, भी आर एम एस दिया है, एफ दिया है। सर पहले इम्पिडेंस पूछा है और एल सी आर सर्किट है, तो इम्पिडेंस देखिए ध्यान से, ये एल है और ये सी है, कौन बड़ा है? वैसे ही दिख रहा है सर, ये माइक्रो फेरेड है तो ये छोटा है, ये बड़ा होगा। और एल बड़ा है मतलब एक्सएल बड़ा है, और एक्सएल बड़ा है तो ये एल सी आर का केस नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है सर? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है ना। मुझे एक्सएल पता है ना मुझे एक्सी पता है, क्योंकि यही पता होगा तभी पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सर पहले चलते हैं एक्सएल निकालने पे। एक्सएल होता है 2 पाई एफ, रखिए 2 पाई एफ इंटू में, अरे बोलो, एल। तो 2 पाई की वैल्यू भी रख दो 22/7। एफ कितना है? 50। और एल कितना है? 2/5। ये पाई में रहने दे क्या? पाई में रहने देंगे तो आंसर पहले देखते हैं पाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि पाई में नहीं रखेंगे तो परफेक्ट नंबर तो 7 से 7 कटेगा नहीं। नहीं नहीं भाई, पाई में रखा नहीं गया है, पाई में नहीं रखा गया है। अरे यार एक चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ भी पाई है, सही कर लेना। इसी से आंसर नहीं आ रहा था ना? ठीक, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है अब आ जाएगा। चलो करो आगे। 5 से कितनी बार में 50 कटता है? तो कितना आ गया? 40 आ रहा है, तो बड़ी छोटा हो गया एक्सेल। देख लेना भाई, कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? अब तो सही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। चलो अगला क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी होगा ना, रख दो 1/, सर ये एक्स ही निकालना है। 2 पाई की वैल्यू कितनी? पाई रहने दो, क्योंकि फिर इसमें देखो पाई दिया है, इंटू में क्या है? एफ, इंटू में क्या है? सी। तो 1/, कितना हो जाएगा? 100 पाई। सर पाई से पाई कैंसल, 50 से क्या भाई 2 बार में, सर 2 से 2 खत्म, ये तो 1 आ गया। हाँ? अच्छा, माइक्रो फैरेड भी हैं। तो एक काम करिए सर, इसमें 10 टू दी पावर क्या चलेगा? तो ऊपर भेज दें, बाकी सब तो कट ही गया है। 50 से 100 2 बार में, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, ख़त्म। अब बचा सर 10 टू दी पावर -6, भेज दीजिए ऊपर, तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? +6। अब सॉल्व करो, निकालो इसमें रख के, जल्दी रख के बताओ कितना आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ आंसर, बोल रहा हूँ आंसर आ रहा है इसका 100√2।
जो कि मुझे नहीं लग रहा है आएगा। सी का गलत हो गया है। क्या हो रहा है भाई, कितना समय हो रहा है? सब मिटाओ, पहले रुको हम देख लें जो दिए हैं वो सही दिए हैं कि नहीं। L है 2/5 पाई 100 और ये है 100 पाई माइक्रो फेरेड। हाँ ठीक है, सुनो अब सुनो, बात नहीं। XL इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पाई FL लिख दें। 2 पाई F कितना है? 50 और L कितना है? 2 बाई, ये भी गलत हो गया था लग रहा है, पाई से पाई कट गया, ये तो सही है ना? पाई कहाँ? और XC पे आओ, 1/2 पाई FC हो गया, तो 1/2 पाई की वैल्यू रहने दो, F की वैल्यू 50 रख देते हैं और C की वैल्यू 100/पाई है, इंटू 10⁻⁻6। तो एक काम कर लो, इसको 10⁻⁻4 ले ले, समझ रहे हो ना? और फिर 50 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2 हो जाएगा ये, ठीक है? और पाई से पाई ऊपर जाएगा तो क्या 100 हो जाएगा? अरे 10⁻⁻2 10 का पावर, XC मिल गया, XL मिल गया, ठीक है सर। अब आइए सॉल्व करिए। देन Z इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस, क्यों गलत हो रहा है भाई? यहाँ पे दिख रहा है कि ये बड़ा है और यहाँ पे हो जा रहा है ये बड़ा, यही गड़बड़ी हो रही है। XC माइनस XL होगा, मैं पहले से लिख के बैठा हूँ XL माइनस XC, और साफ साफ दिख रहा है ये माइक्रो फेरेड है तो ये छोटा होगा। क्या गड़बड़ी हो रही है? XL की वैल्यू में गड़बड़ी हो रही है। इसका आंसर Z का आ रहा है 100√2। ये क्वेश्चन में ना पता है ना कुछ तो लोचा है, और ये आया है बोर्ड में 100√2 आ रहा है ना। चलो आओ इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं बता रहा हूँ कहाँ गड़बड़ी है। इसको बड़ा होना चाहिए, ये 100 आ गया है तो 100 ये तो सही है, 100 बच जाएगा ना। अगर यहाँ 100 आएगा, देखो भाई बात बंद करो, अगर यहाँ 100 बच गया, XL माइनस XC का आंसर माइनस करके 100 बच गया, तभी ना कितना आएगा? 100√2। अरे तभी तो 100√2 आएगा। तो सर इसका मतलब ये है ना कि इसकी वैल्यू 200 होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो 200 में से 100 घटेगा तभी तो 100 बचेगा वहाँ, XL माइनस XC। तो 200 कैसे आएगा? मतलब इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ दिया है। ये L पाई दिया है, 2/5 पाई भी दिया है। अच्छा 5 नहीं देगा तो काम बन जाएगा ना? तभी भी तो नहीं होगा। हाँ आ गया, हटा दो इस 5 को। ये दिया है क्वेश्चन में 2/5 पाई। अब देखो 200 100, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर सही है तो सही है। अब ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस 100 का स्क्वायर, देन 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, 100√2। 100√2 का मतलब कितना? 141 दशमलव समथिंग। अरे 1.41 होता है, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 141.141 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। 141 अप्रॉक्स आ रहा है जेड की वैल्यू। अब आओ ना पीक करेंट निकालते हैं, अगर ये सही आ गया तो सब सही है। पीक करेंट सर कैसे निकलेगा? VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू में होगा। इसको 100√2 में भी रखना, इसमें भी रखना, जो तुम्हें आसान लगे।
भी आरएमएस है सर, मुझे पीक करंट बोला है, तो सर ये भी नॉट रखना पड़ेगा ना, तो ये भी क्या रखना पड़ेगा। बट थोड़ा सा ध्यान से देखिए सर, हमें भी नॉट नहीं पता है, तो क्या मैं ये रिलेशन पता है ना, भी आर एम एस इज इक्वल टू भी नॉट बाई, तो भी नॉट, ध्यान से देखो, भी आर एम एस की जगह पे क्या भी नॉट बाई √2 रख सकते हो, मगर भी आर एम एस भी नॉट भी तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इसको इधर भेज दो। मतलब सर ये हम ऐसे लिखें, भी आर एम एस इंटू में √2, मतलब समझ गए कि ये क्या है, अरे क्या है, भी नॉट है, ये इधर आ गया, भी नॉट हो गया। अच्छा सर आई नॉट निकालना ही है, तो इसको रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, भी आर एम एस √2 अपॉन में जेड, मिल गया आई नॉट। चलो रखो, भी आर एम एस की वैल्यू कितनी है 220, ध्यान से देखिए, ये √2 और जेड कितना निकाले हो 100 √2, √2 से √2, 0 से 0, 2.2, आई नॉट की वैल्यू 2.2 एम्पियर, चेक करते हैं 2.2 एम्पियर, ठीक है सही है, मतलब ये सही था, 2/पाई हेनरी था, ये सही कर लेना इसको। अगला बताओ, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, मतलब cos फाई निकालिए, मैं निकाल सकते हो भाई, बैठो मत, cos फाई निकालो, और उसके बाद से तुम्हें पता है रेजोनेंट से उसको कंपेयर करना है, रेजोनेंट पे पावर फैक्टर कितना होता है 1 होता है, पहले cos फाई निकाल लो, 1 से कंपेयर कर दो, कौन बड़ा कौन छोटा यही पूछा है। तीसरा है cos फाई, सर cos फाई निकालेंगे, बोलिए कितना होता है R/Z, R दिया है जी और Z दिया है, हाँ सर 100 √2, 100 से 100 कट गया, 1/√2, और बताओ रेजोनेंट वाले केस में पावर फैक्टर कितना होता है 1, तो कौन बड़ा हुआ, अरे 1, रेजोनेंट वाला बड़ा हुआ, और इस केस का आया 1/√2, बस हो गया कंपेयर, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, ये सही कर लेना, 2/पाई था। पहले हेडिंग डालो, एक छोटा सा टॉपिक है वॉटलेस करंट। बताओ वॉटलेस का मतलब, हाँ पावर वॉटलेस करंट, मिटाएं, क्या होता है वॉटलेस, सुनिए, वॉटलेस करंट नाम से ही पता चल रहा है, वॉटलेस एक ऐसा करंट जिसमें पावर की वैल्यू क्या हो जाए, अरे वॉट किसकी यूनिट होती है, तो जाहिर सी बात है वॉटलेस होगा तो क्या होगा, ऐसा करंट जिसमें पावर की वैल्यू 0, मतलब पावर रहे ही ना, एवरेज पावर पूरे साइकिल के लिए ख़त्म हो जाए, अगर ऐसा केस होता है तो वो करंट किस नाम से जाना जाएगा, वॉटलेस। सर ऐसा कब होता है, बस हो गया, आप सुनो मैं बताता हूँ। अगर मैं आरएल सर्किट ले लेता हूँ तो बताइए एवरेज पावर क्या होगा, सर VRMS IRMS cos 90, क्योंकि R और L में फाई कितने डिग्री का होता है, तो क्या ये पूरे को 0 कर देगा, तो सर एवरेज पावर कितना आ जाएगा 0। अब बताओ आरएल सर्किट में बहने वाला करंट, क्या उसके पास कोई पावर है, नहीं, एवरेज पावर कितना हो गया 0, तो जाहिर सी बात है ऐसा करंट किस नाम से जाना जाएगा, वॉटलेस करंट। समझ रहे हो इतनी बात। इसी तरह अगर आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट, तो सर इसमें भी एवरेज पावर क्या 0 होगा, क्योंकि ये भी VRMS IRMS cos एक लैग करता है, लीड करता है कितने डिग्री से
90, तो सर ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब इसमें भी बहने वाला करंट सर कौन सा करंट कहलाएगा? वॉटलेस। समझ रहे हो? इन दोनों सर्किट के अंदर फ्लो होने वाले करंट हमेशा वॉटलेस करंट कहलाते हैं, क्योंकि उनके पावर की वैल्यू, एवरेज पावर की वैल्यू जीरो होती है। बस यही डिफिनीशन में लिखना है वॉटलेस करंट क्या है। हेडिंग डालो, लिखो, एक लाइन बोल रहे हैं। हो गया? लिखिए, द करंट इन अ एसी सर्किट is said to be whatless. The current in a AC circuit is said to be whatless if the average power of an AC circuit is एवरेज पावर कंज्यूम, लिख लो कहीं, एवरेज पावर छोटा सा लिख लो ऊपर कहीं, कंज्यूम इन एसी सर्किट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट विल बी जीरो, विल बी जीरो। ठीक है, अब लिखना उसके नीचे ये इन RL and RC circuit current flow is whatless। अब क्यों है ये? इन RL एंड RC सर्किट करंट फ्लो इन इज वॉटलेस। अब उसके नीचे ये और ये फर्स्ट और सेकंड बना के ऐसे लिख लेना। क्यों होता है तो दिख ही रहा है क्यों, बस यही है वॉटलेस करंट और कुछ नहीं। ठीक है, लगभग ये खत्म ही है टॉपिक। अच्छा, मैंने आपसे उस पर क्वेश्चन नहीं कराया ना, बैंडविड्थ पे, अभी कर लो, उसको भी कर लो, नहीं तो भूला रह जाएगा। जैसे पावर पे क्वेश्चन ज़्यादा किए नहीं थे, फिर वो भी ख़त्म, भूल जाएगा। चलो, वॉटलेस करंट है, फिर अब एनर्जी है। एनर्जी में अच्छा एक बात बताओ, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करती है? हाफ CV²। क्या प्रूव कराने की इसकी फिर ज़रूरत है? नहीं। बट क्या इंडक्टर एनर्जी स्टोर करती है? हाँ। ये कितनी करती है? नहीं पता है ना, ये करने की ज़रूरत है। इंडक्टर अरे भाई, इंडक्टर भी तो एनर्जी स्टोर करेगा, जैसे कैपेसिटर ने किया हाफ CV², तो इंडक्टर भी तो करेगा। सर इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है? तो ये भी करता है हाफ LI02। बट ये कहाँ से आया? यही एनर्जी पढ़ाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक बस तुम्हें पढ़ना है। जल्दी पहले क्वेश्चन कर लो, देखते हैं टाइम बचता है तो, नहीं तो कर लेंगे। बोले लिखो, इन अ सीरीज LCR सर्किट, बात नहीं, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। इन अ सीरीज LCR सर्किट, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 800 हर्ट्ज। ठीक है, द हाफ पावर पॉइंट are obtained at a frequency 745 and 850 hertz. Calculate the quality factor
ऑफ द सर्किट, बात कर लो खूब, ऑल्सो कैलकुलेट द बैंडविड्थ, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। जल्दी करो। आया किसी का, बात ही कर रहे हो। नहीं, बस बैठे रहो, तेज से बोलो, कहें बोल के मुंह झुका लेते हो नीचे। कौन बोला है? सुनो, बैंडविड्थ कितना आ रहा है? नहीं, 220 नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है आपका। सुनिए, क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दिया है, हम 220 नहीं आ रहा है भाई। हमारे पास देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, 7.27 आ रहा है क्वालिटी फैक्टर, और बैंडविड्थ आ रहा है 102 हर्ट्ज। नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आएगा। बस सुनिए, तो आपको फॉर्मूला एक बता दिया गया, आप रट लिए हैं, क्वेश्चन उस पर हो नहीं रहा है। सर, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, होता है ना? होता है। सर, ओमेगा को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, हटा दीजिए। क्या 2 पाई एफ आर लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई F2 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई F1। सर, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई से 2 पाई कट गया, मतलब क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला सर FR अपॉन F2 माइनस F1 नहीं बन गया? सर, FR की वैल्यू कितनी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन F2 855 745 है, F1 800 अपॉन ये नीचे कितना बचा? 110, 0 से 0 कट गया, और 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। सही है, आंसर यही आ रहा था, 7 पॉइंट समथिंग कर लेना उसको। अगला पूछ लो, क्या पूछा है इसी में? बैंडविड्थ। अच्छा, बैंडविड्थ क्या करेंगे सर? बोलिए। बैंडविड्थ 110 आ रहा था, ऐसे ही साफ दिख गया सर। 855 में से 745, अरे घटा दो, रेंज ही तो कहलाता है बैंडविड्थ। सर, बैंडविड्थ यही नीचे वाला ही बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ को लिखा जाता है, डिनोट नहीं किया जाता है। देन बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटाए हो तो कितना आया है? 110। क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर भी वही नीचे भी वही, कट जाएगा, यूनिट लेस है। बट क्या बैंडविड्थ का यूनिट होगा? हाँ, ये घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होगी वही यूनिट इसकी भी है। इसमें
ध्यान से देखना एक चीज़, हम 110 रख दिए, तुम सोच रहे हो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, भाई जब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 F2 माइनस F1 हो सकता है तो क्या यही तो बैंडविड्थ है? समझ रहे हो? तो ये मत सोचना कि सर इस ये तो दिया ही नहीं था निकालना पड़ेगा, मैं निकालना नहीं है, यही या तो ये यूज करो, दिया है तो, नहीं दिया है तो यही यूज कर लो। मतलब सर F2 माइनस F1 भी रख सकते हैं, 855 में से घटा सकते हैं 745, तो कितना आ जाएगा 110 हर्ट्स, ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ की यूनिट होती है हर्ट्ज में, जबकि क्वालिटी फैक्टर यूनिट लेस होता है, ये बात दिमाग में भर लो, क्वेश्चन में एक बार आ चुका है, क्वालिटी फैक्टर की यूनिट लिख दिया है और आप लिख के चले आओगे, बिकॉज इट इज़ द रेशियो, और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो क्वेश्चन डे था आज, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन किए हैं, पढ़े तो कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन दे भी दिया जाए, करके लाइए। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, लिखो करके लाने के लिए, कोई बात नहीं, करना है नहीं, करके लाना है, या नहीं करना है। फिगर शो, फिगर अभी बना रहे हैं, पहले लिख लो। फिगर शो अ सीरीज LCR सर्किट, ठीक है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, बात नहीं भाई, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 220 वोल्ट सोर्स with L is equal to 80 मिली हेनरी and C is equal to 50 microfarad and R is equal to 60 ohm, determine पहला the source frequency with which derive the circuit in a resonance, और दूसरा दो ही चीज पूछा है, द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है भाई। चैप्टर में मैंने बस एक पावर की एनर्जी की बात की है जो बचा हुआ है, बाकी हमारे पास 2 टॉपिक चैप्टर के बचे हैं और कोशिश किया जाए संडे को ख़त्म कर दिया जाए, ट्रांसफार्मर और जनरेटर, ठीक है। छोटा छोटा टॉपिक है, मेनली ट्रांसफार्मर जो है वही ज़्यादा पढ़ना है, जनरेटर की वर्किंग मैं बता दूंगा, थ्योरी है, जितना लिखने में समय लगेगा, बाकी वर्किंग पीछे वाले चैप्टर EMI में पढ़ चुके हो, ठीक है, सब चीज़। तो ट्रांसफार्मर पढ़ना है, न्यूमेरिकल किया जाएगा ट्रांसफार्मर पे, संडे को क्लास चलेगा आपका, टाइमिंग बता दी जाएगी। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास अभी, अच्छा फिगर में LCR सर्किट बना लो, अच्छा उसमें 220 वोल्ट दे दिया है, ठीक है भाई बन जाएगा, क्या बनाना फिगर, हटा दो। LCR सर्किट है, सीरीज में है और वोल्टेज 220 वोल्ट जोड़ दो, फ्रीक्वेंसी निकालना ही है, बस हो गया खत्म। देख लेते हैं, हो सकता है कह दो उसी की वजह से हुआ नहीं है, मैं देख लूँ कहीं कुछ दिया तो नहीं है, कुछ नहीं दिया है, बस ये सिंपल सा LCR सीरीज में।